ओके, है ना भाई। अगर बीच में कोई नेटवर्क इश्यूज हो जाए या कोई वो हो जाए तो एक बार बोल देगा वो बच्चा, मैसेज कर देगा मेरे पास, बोल नहीं पाओगे, मैसेज करेगा मेरे पास। चलिए, है ना, दोबारा से शुरू करते हैं। लास्ट टाइम जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वही टॉपिक को। टॉपिक क्या है? टॉपिक था डाइपोल मूवमेंट का। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट के टॉपिक के बारे में क्या कहता है भैया? हमने बोला था डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। देखिए, डाई मतलब दो, पोल्स मतलब इसमें दो पोल्स, एक पोल पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। तो डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले कि डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज and distance between them and distance between them in a covalent bond। कि कोवलेंट बॉन्ड में चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इसलिए बोला कि चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव हो, हम लोगों को पॉजिटिव ही लेना है इन ए कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, जैसे मैं कहूं कि भैया ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, कितना है? प्लस क्यू। यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कितनी है? डी है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग दिखाते हैं म्यू से। इसे बोलते हैं म्यू, एम यू। ये डाइपोल मोमेंट का सिंबल है। डाइपोल मोमेंट को हम लोग दिखाते हैं म्यू से। तो मैंने बोला म्यू किसके बराबर होगा? म्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है कि म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। ठीक है, यहां पर म्यू क्या हो गया? वेयर म्यू इज डाइपोल मोमेंट। देखिए, ये यू नहीं बनाया मैंने, यू बनाता तो मैं यू लिख देता। ठीक है, आप एक बार देखिए, ये यू हो गया आपका। ठीक है, मैंने इधर भी इसमें एक लाइन खींची है, दैट इज म्यू। इसे हम लोग बोलते हैं म्यू। ठीक है, अब मैं कहता हूं यहां पर कि हम लोगों को पता होना चाहिए 1 यूनिट ऑफ चार्ज। 1 यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो बराबर होता है कितने के? दैट इज बराबर होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ESU मतलब, एक सेकेंड, एक सेकेंड कुछ, ओके, एक सेकेंड रुकिए भाई, कोई कुछ बच्चे वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज खुशी वर्मा और नितिन यादव। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, बस एक सेकेंड। वृंदा, ठीक है, वृंदा, नाउ यू आर एबल टू ऐड। ठीक है, आप अब ऐड कर सकते हो। ओके ओके ओके, आप वो सेटिंग में जाके, मोर में जाके एक बार करो। बढ़िया, उसमें मोर में होगा तो मोर में मेरे को होस्ट बनाइए, या फिर मेरे को वो बोलिए कि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। सर कर दिया। कर दिया, ठीक, ओके। अब आप ऐड करते रहना, जो जो बच्चे आते रहे उनको। ठीक है, ओके सर। तो 1 यूनिट ऑफ चार्ज जो मैंने बोला दैट इज कितना? 4.8 इन 10⁻⁻10 ESU। यहाँ पर ESU जो होता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU मतलब जो है दैट इज क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक
यूनिट, ठीक है। ये एक, जैसे आपको पता है कि भैया 1 यूनिट ऑफ चार्ज, जैसे आपने सुना होगा 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 होता है, ठीक है, कि 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 जो है वो चार्ज होता है एक कूलम। 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 एक यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम में, ठीक है। उसी तरह से ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो CGS जो वो रिजल्टेंट क्या है, ठीक को पता है, लेस इलेक्ट्रिक हीलियम से क्लोरीन, यहाँ हीलियम से, ठीक है। क्या हो गया, अब देखिए डायरेक्शन फिर से, दोनों एटम सेम हो, मेरी बात ढंग से सुनना, ये दोनों एटम सेम, अगर यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर फ्लोरीन होता तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होती। ये दोनों सेम है तो इसका भी म्यू 0 हो गया, और म्यू 0 हो गया तो मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया भैया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक। तीसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, दैट इज OCS। CO2 जैसा ही है OCS, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन से ऑक्सीजन और कार्बन से सल्फर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि डायरेक्शन अपोजिट हो गई, डायरेक्शन कैंसिल हो गई, तो इसका मतलब इसका भी म्यू 0 हो जाएगा, हम लोग ये बोल देते हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात ढंग से सुनना, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर सल्फर है, तो इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, ये कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, ठीक है। पेपर में एक बार एक क्वेश्चन आया था सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में एक बार एक क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, तो आप खुद देख सकते हैं कि रीजन क्या होगा। क्वेश्चन ये था कि आउट ऑफ CO2 एंड OCS, CO2 और OCS में से विच इज मोर पोलर, कौन सा ज्यादा पोलर है, एंड व्हाई, और ऐसा क्यों। तो देखिए आपको क्लियर पता चल रहा है कि CO2 का डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आई थी, वो नॉन पोलर है। OCS की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो मतलब वो पोलर है, तो हम लोग बोलेंगे OCS इज मोर पोलर, OCS इज मोर पोलर, OCS जो है वो ज्यादा पोलर है, मोर पोलर है, ठीक है। क्यों है ज्यादा पोलर, OCS इज मोर पोलर, क्यों भाई, बिकॉज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ का ऑक्सीजन एंड सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होने के कारण OCS जो है वो उसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। चलिए अगला एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, अगला एग्जांपल मैंने लिखा CCl4। आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी, आप वहां से CCl4 का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो मैं अब स्ट्रक्चर बनाना नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे एक और तरीका आएगा स्ट्रक्चर बनाने का, तब सीख लेना। CCl4 का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, जब आप चेक करेंगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक। तब आप देखिए सारे एटम सेम जुड़े हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर। अब कोई कहेगा सर ये 3 तो नीचे की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक ऊपर की तरफ, भैया वो बात होती नहीं, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, आप ये देखो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। अगला एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं दैट इज CHCl3, मैं सारे एग्जांपल ले दूंगा, कोई एग्जांपल नहीं बचेगा आपका जो आपको अलग से बाद में करना पड़े। ये स्ट्रक्चर हो गया CHCl3 का, हाइड्रोजन अलग सा है इसलिए मैंने उसको ऊपर दिखाया, 3 क्लोरीन जो है वो मैंने नीचे दिखा दी। डायरेक्शन दिखाइए डाइपोल मोमेंट की, हाइड्रोजन से कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर किसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला याद नहीं है तो भैया वीडियो देख ले एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली प्रीवियस, उसको याद आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब था कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, की कोवेलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है
उसको अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, वहां पर हमने वेरिएशन वगैरह की बात करी। तो देखिए अब ये सारे किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये सारे नीचे की तरफ इशारा कर रहे हैं, देखो ढंग से, ये भी नीचे की तरफ इशारा कर रहा है, ये सारे भी नीचे की तरफ। तो इसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। ये कैसा हो जाएगा, ये पोलर हो जाएगा, ये पोलर हो जाएगा। ठीक है, ओके आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल क्या है हमारा, अगला एग्जांपल हम लोग पहले सिग्निफिकेंस लिख लेते हैं। सिग्निफिकेंस, सेकंड सिग्निफिकेंस क्या है, सेकंड सिग्निफिकेंस है एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी। एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी कितना ज्यादा पोलर है, कितना कम पोलर है, उसके लिए एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी। तो मैं क्या बोलता हूं, एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। डीएम मतलब डाइपोल मोमेंट, एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी जो है वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं यहाँ पर बोलता हूं कि आपको दो मॉलिक्यूल दिए गए, एक AB मॉलिक्यूल दिया गया और एक CD दिया गया। ठीक है, इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपको बताई गई 1.8 और इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपको बताई गई 1.4। ठीक है, तो आप बताइए कौन ज्यादा पोलर होगा। ए बी ज्यादा पोलर होगा क्योंकि उसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा है। कई बार आपको डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बोलते और बोलते कौन ज्यादा पोलर होगा, तो जिसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा वो ज्यादा पोलर। तीसरा सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है, तीसरा सिग्निफिकेंस है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की शेप के बारे में हम लोग बात करें। तीसरा सिग्निफिकेंस है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल की शेप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं मॉलिक्यूल की शेप के लिए, इफ म्यू इक्वल टू 0, अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आती है तो उसकी शेप या वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा। कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। और अगर उसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है, सिंपल सा है, अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी, अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है तो वो सिमेट्रिकल, अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, ओके अभी टाइम है मीटिंग ओवर। ओके आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस नंबर 4। अब ये सिग्निफिकेंस नंबर 4 है ना, थोड़ा सा नया है, लेकिन मेरा मानना है कि 10th क्लास में जब आप थे तो आपने थोड़ा बहुत तो इसका जिक्र सुन लिया होगा। क्या है वो सिग्निफिकेंस जिसका मैं जिक्र करूंगा यहाँ पर, अगर किसी ने नहीं भी सुना हो तो भी एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर, सिस और ट्रांस आइसोमर के बीच में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर, इस सिस और ट्रांस आइसोमर के बीच में हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करें। तो मैं क्या बोल रहा हूं भैया, सिस और ट्रांस की सिस क्या होता है, सिस क्या होता है, क्या कहता है, अगर सिमिलर एटम्स और ग्रुप सेम साइड में जुड़ जाएं, सिमिलर एटम्स और ग्रुप अगर सेम साइड में हो तो उसे सिस बोलेंगे। इफ सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स, similar atoms or groups comes on same side, comes on same side, then it is said to be cis, तो उसे हम लोग cis कहेंगे। दूसरा ट्रांस क्या होगा, इसका उल्टा, सेम साइड में नहीं होंगे तो क्या होंगे, अपोजिट साइड में। तो इफ सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स
atoms or groups comes on opposite side then it is said to be trans। तो उसे हम लोग ट्रांस कहेंगे। अगर सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स कम्स ऑन सेम साइड, जैसे हम लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ, जहां पर आपको डबल बॉन्ड मिलेगी कार्बन कार्बन के बीच में, ये ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, जहां कहीं पर भी आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगी वहां पर सिस और ट्रांस होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बशर्ते सिस कब होगा। देखो मान लीजिए मैं कह रहा हूँ इधर ए जुड़ा हुआ है और ये दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ है बी, अगर इधर भी ऐसे ही जुड़ा हुआ है ए और ये बी, तो आप देखिए सिमिलर एटम्स और ग्रुप सेम साइड में है, तो उसे हम लोग बोलेंगे सिस। अगर सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स अपोजिट साइड हो जाए, अब देखिए ए अपोजिट साइड है, बी भी अपोजिट साइड है, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, ट्रांस। ठीक, मैं एग्जांपल यहां पर लिख रहा हूं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड थी, लेकिन यहां पर क्या लिखा गया ए, यहां पर भी क्या लिखा गया ए, यहां पर भी क्या लिखा गया बी, और यहां पर क्या लिखा गया बी, तो इसमें आप सिस और ट्रांस नहीं बता पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एटम जो है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, इधर भी ये भी होना चाहिए। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी मैं लेता हूं, मान लीजिए आपको कहे कि इधर ए जुड़ा हुआ है, इधर भी ए जुड़ा हुआ है, और इधर भी ए जुड़ा हुआ है, और ये भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप सिस और ट्रांस नहीं बता पाओगे। ठीक है, मैं कहता हूं तीसरी पॉसिबिलिटी कि ए ए ए चारों सेम जुड़े हुए हैं, तो इसमें भी सिस और ट्रांस नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो सिस और ट्रांस क्या कह रहा हूं कि कार्बन से जो दो एटम जुड़े हुए हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, अब डिफरेंट होने चाहिए। अगर सेम साइड में आते हैं वो दोनों डिफरेंट, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिस, और अपोजिट साइड में आते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांस। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख रहा हूं CHCl डबल बॉन्ड CHCl, CHCl डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, ये दिया गया। अब देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, इधर कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, और क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। इधर भी क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, और क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। ठीक है, कोई बोले सर मैं तो ऐसे ना लिखूं, मैं तो अलग तरह से लिखूंगा थोड़ा सा, तो अलग तरह से लिख देते हैं भाई। ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर मैंने कर दिया ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, इसके अलावा कोई सर तरीका खुशी नहीं। कुछ कहना चाहती है। क्या कह रहे हो? खुशी कुछ कहना चाहती है। खुशी अगले मीटिंग में जब ज्वाइन करें तब आप स्टार्टिंग में बोल देना। ठीक है, ओके। अब देखिए भैया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम साइड है, क्लोरीन क्लोरीन दोनों सेम साइड है, देखो ना, सेम साइड, सेम साइड। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिस। और इधर देखिए अपोजिट हो गया, क्लोरीन क्लोरीन अपोजिट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस। ठीक, अब मैं कह रहा हूं मैं यहां पढ़ क्यों रहा हूं भैया इसको, तो मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये मैंने सिस बनाया, हाइड्रोजन क्लोरीन। वृंदा कितना टाइम बचा हुआ है? ओवर होने वाला है सर। 3 मिनट। ठीक, 3 मिनट में ये हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका सिस है, ये आपका ट्रांस है। डाइपोल मूवमेंट में क्यों पढ़ा है अभी बताता हूं, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दिखाओ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर। ठीक, बताइए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये सारा किस तरफ इशारा कर रहे हैं,
ये सारा किस तरफ इशारा, देखो ये भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे, ये सारे नीचे की तरफ इशारा कर रहे हैं, मतलब इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। ये कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। यहां पर देखते हैं, हाइड्रोजन से कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर, कार्बन से क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर, कार्बन से क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर, और हाइड्रोजन से कार्बन। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई, ये इधर नीचे, ये ऊपर, ये इधर गया, ये इधर गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, मतलब डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकता हूं कि सिस आइसोमर इज मोर पोलर देन ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर जो है वो ट्रांस आइसोमर से ज्यादा पोलर है, बिकॉज इन ट्रांस आइसोमर डाइपोल्स, सॉरी ऑल डाइपोल्स, सभी डाइपोल्स, ऑल डाइपोल्स कैंसिल आउट ईच अदर। सारे डाइपोल्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है, इसलिए सिस आइसोमर इज मोर पोलर देन ट्रांस आइसोमर। ठीक है, ओके भैया, मैं शेयरिंग रोक रहा हूं। ठीक है, ओके, फर्स्ट सेशन की एक बार फोटो ले लेते हैं। अभी कितनी मिनट बची हुई है, जल्दी से। बाद में ये मत कहना सर जी मैं तो प्रेजेंट था, आपने मेरे को देखा, दिखा नहीं, मेरा नाम नहीं दिखा, ढंग से देख लेना भाई। दोबारा खींच लेता हूँ, कोई उधर चला गया हो तो। ठीक है, ओके, तो एक बार लीव करते हैं, फिर उसके बाद कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो गया शुरू, कुछ टाइम। ओके, देखिए भाई है ना, सिस और ट्रांस में दिक्कत है, एक बार वो दोबारा से ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखो, मेरे को क्या दिया गया, मान लीजिए जरूरी नहीं है आपको यही मॉलिक्यूल मिले, मान लीजिए मेरे को ये मिलता CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन नाम होता है, सबको पता है इसका, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इधर कार्बन के साथ देखो, इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई, मैंने 2 हाइड्रोजन जोड़। ठीक है, इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है, मैंने दोनों हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब क्या आप इसमें सिस और ट्रांस बता सकते हो, इसमें कोई भी सिस और ट्रांस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सारे एटम क्या है, सेम है। ठीक है, अब हमने जो एग्जांपल लिया था मैं वही ले रहा हूँ, CHCl डबल बॉन्ड CHCl। अब इसका मतलब ये HCl नहीं है भाई, इसका मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होती है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कभी डबल बॉन्ड नहीं आएगी, कार्बन क्लोरीन के बीच में कभी डबल बॉन्ड नहीं आएगी। ये डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन और कार्बन के बीच में है। आपकी सुटेबिलिटी के लिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूँ। ठीक है, अब डबल बॉन्ड किस किस के बीच में दिख रही, कार्बन कार्बन के बीच में। इस कार्बन के बाद देखिए क्या क्या है, एक जी इसके पास हाइड्रोजन है, एक जी इसके पास क्लोरीन है। ठीक है, इसके पास भी क्या है जी, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, क्लोरीन है। ठीक, बना दिया। अब ये मैंने क्या करा, मैंने अपनी तरफ से बनाया था, क्या बन गया, आप सिस बन गया। आप हो सकता था आप इसको इस तरह बनाते, मैं सारे ऑप्शन दे रहा हूं आपको, हो सकता है आप इसको इस तरह से बना देते। अब भी ये क्या है, सिस ही है, सिमिलर एटम्स और ग्रुप सेम साइड में है। डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अगर सिमिलर एटम्स और ग्रुप सेम साइड में है, ठीक है, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट का ये मतलब नहीं है कि ये दोनों सेम, ये दोनों सेम नहीं, इस कार्बन का और इस कार्बन के दोनों एटम सेम एटम अगर सेम साइड है तो उसे सिस बोलते हैं। अगर मैं इसको इस तरह से कर देता,
तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रांस। ठीक है, ओके। खुशी रावत, अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत बचे तो बोल देना। ठीक है, ये क्या बच गया, ट्रांस बच गया। अब देखिए हम लोग डायरेक्शन दिखाते हैं। मैंने बोला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ जाएंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ जाएंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ जाएंगे, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ जाएंगे। आप ये देखिए सारे किस तरफ इशारा कर रहे हैं, सारे नीचे की तरफ इशारा कर रहे हैं, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, और इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। यहां पर देखिए हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, कार्बन से क्लोरीन की तरफ, कार्बन से क्लोरीन की तरफ, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ। अब ये देखिए, देखो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। खुशी रावत, सी क्लियरली, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, डायरेक्शन कैंसिल हो गई, तो म्यू कितना हो गया, जीरो हो गया। और म्यू जीरो है तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। यस जैन जी, क्या बात है भाई। भाई नेटवर्क स्लो है मेरा तो, कोई बात नहीं। यस जैन, अभी तो बना रखा है बेटा, है ना। ठीक है, ओके। खुशी रावत, अब क्लियर होगा मेरे हिसाब से, क्लियर हो तो थंब इंप्रेशन दे देना, ठीक है। ओके, अब आते हैं अगले सिग्निफिकेंस पर। अगला सिग्निफिकेंस क्या कहता है, अगला सिग्निफिकेंस हमें कह रहा है, सिग्निफिकेंस नंबर 5 क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्थो मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। डिफरेंस फाइंड आउट करना है ऑर्थो मेटा और पैरा आइसोमर्स, डिफरेंस बिटवीन ऑर्थो मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। ऑर्थो मेटा एंड पैरा आइसोमर्स में हम लोग डिफरेंस शो करेंगे, ठीक है। ओके, देखिए अब मैं कहता हूं ऑर्थो मेटा और पैरा आपको किस केस में मिलेंगे, जहां पर बेंजीन होगी। ये भी थोड़ा ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है, बेंजीन मिलेगी। बेंजीन का फॉर्मूला सबको पता होगा, C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है, इसका नाम होता है बेंजीन। अगर किसी ने नहीं सुना हो 10th क्लास में तो, ठीक है। 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं, ये सारे कार्बन हैं। कार्बन दूसरे पेन से दिखा देते हैं, ये कार्बन है, ठीक है। और इन सबके पास एक एक हाइड्रोजन है। और एक एक हाइड्रोजन होने के बाद देखिए, अब एक कार्बन के मैक्सिमम 4 जगह से जुड़ सकता है ये कार्बन। देखिए एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 3 जगह जुड़ा हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास बचा हुआ है। इसको देखो 1 2 और 3, तो इसके पास बचा हुआ है, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये भी डबल बॉन्ड आ जाएगी, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ जाएगी। बेंजीन में इस तरह से अल्टरनेट डबल बॉन्ड होती है, जिसको मैं एक रिंग करके दिखाता हूँ इस तरह से, ठीक है। पहले बुक्स में ये स्मॉल रिंग दिखाते थे, आजकल क्या कर दिया यूपीएससी ने कि रिंग आपको इस तरह से दिखानी है। जब भी आप किसी कंपटीशन एग्जाम को देने बैठेंगे तो आपको रिंग इस तरह से मिलेगी। अच्छा, जो काम की बात है वो ये है भैया, ये आपने बेंजीन बना ली, ठीक है। मैं इस बेंजीन में नंबर दे रहा हूं सबको, ठीक। इसको मैंने नंबर दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 4, इसको दे दिया 5 और इसको दे दिया 6। मैं कहता हूं कि कोई एटम जो है वो 1 और 2 पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। 2 एटम है, एक नंबर पे जुड़ा,
एक 2 नंबर पे जुड़ा, तो वो दोनों पोजीशन कैसी हो जाएंगी, वो पोजीशन ऑर्थो पोजीशन होगी। ठीक है, अगर कोई बच्चा कहे कि सर जी आपने यहीं से काउंटिंग क्यों शुरू करी, भाई आप यहां से कर लो, आप यहां से कर लो, आप यहां से कर लो, ठीक है, जहां से शुरू करो उसके रेस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन। ठीक है, अब मैं कहता हूं एक नंबर पे जुड़ा हुआ और एक 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, या फिर एक नंबर पे जुड़ा हुआ है और एक 5 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे मेटा पोजीशन। क्या बोलेंगे, मेटा पोजीशन। ठीक है, एक चीज दी गई, कौन सी पोजीशन बच गई, 4, 1 4 1 2 और एक इसके साथ हो सकता है 1 6, 1 2 और 1 6 और दो पोजीशन होती है। 1 4 कौन सी पोजीशन होगी, 1 4 को हम लोग बोलेंगे पैरा पोजीशन। ठीक है, आपको बुक्स में कई जगह पर जो क्वेश्चन मिलता है, ऑर्थो पोजीशन के लिए सिर्फ स्मॉल ओ लिख देता है, मेटा पोजीशन के लिए सिर्फ स्मॉल एम लिख देता है, पैरा पोजीशन के लिए सिर्फ स्मॉल पी लिख देता है। ठीक, चलिए अब मैं आगे एग्जांपल बात कर रहा हूं। अगर कोई बच्चा राइट डाउन टाइम मेरे साथ साथ नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बेफिक्र रहिए उस चीज से। ठीक, अब मेरे को सबसे पहला जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं दैट इज डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन, अब ये डाइक्लोरोबेंजीन का मतलब क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर 2 क्लोरीन जुड़ी हुई है। बेंजीन के ऊपर कितनी क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो दोनों क्लोरीन को देखिए बनाते हैं। ये बेंजीन हो गया, मैंने पहली पोजीशन क्या लगाई, ये 1 नंबर क्लोरीन, ये दूसरा मैंने 2 नंबर पे रख दिया। ठीक है, कौन सी पोजीशन हो गई, ऑर्थो। दूसरा स्ट्रक्चर मैंने क्या किया, एक नंबर पे रखा और एक 3 नंबर पे रखा। ठीक है, तीसरा स्ट्रक्चर मैंने क्या किया, एक नंबर पे रखा और एक 4 नंबर पे रखा। इन्हें आइसोमर्स बोलते हैं। आइसोमर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम, सब में एक बेंजीन 2 क्लोरीन, सब में एक बेंजीन 2 क्लोरीन, सिर्फ क्या क्या पोजीशन चेंज कर ली, इन्हें हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स, आइसो मतलब होता है सेम, मर मतलब होता है उस सेम चीज के पार्ट्स। ठीक है, कि उस सेम चीज को अलग अलग तरीके से लिखना। इसका नाम होगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम होगा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम होगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब यहां क्यों पढ़ रहे हैं, चलिए आते हैं अपने डाइपोल मोमेंट वाले कॉन्सेप्ट। यहां पर कार्बन है भाई, यहां पर भी कार्बन है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाइए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर। इसमें देखिए सबसे पहले इसकी बात कर रहा हूं, इसमें डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो गई, तो इसका म्यू जो है वो 0 हो गया, मतलब पैरा आइसोमर जो है वो कैसा रहेगा, नो सॉरी नॉन पोलर रहेगा। कैसा रहेगा, नॉन पोलर। यहां पर अगर आप देखें तो डायरेक्शन कैंसिल नहीं हुई, इसका रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा यहाँ पर बीच में। ठीक है, रिजल्टेंट आपने पढ़ा होगा वेक्टर में, एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, तो इसका रिजल्टेंट कहां निकलेगा, इधर। इतना तो वेक्टर क्वांटिटी में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो इसका भी म्यू जो है वो 0 नहीं होगा। म्यू 0 नहीं होगा तो कैसा होगा, पोलर। ठीक, अब देखिए इसका, अब देखिए इसमें भी डायरेक्शन कैंसिल नहीं होगी, इसका डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट भी बीच में आएगा, तो इसका भी म्यू जो है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, ये भी कैसा हो जाएगा, पोलर। ठीक, सबसे ज्यादा पोलर कौन सा होगा, क्योंकि सबसे कम डायरेक्शन कैंसिल किस में हो रही है, ऑर्थो में सबसे कम डायरेक्शन कैंसिल हो रही है, सबसे ज्यादा पोलर। उसके बाद मेटा और पैरा आइसोमर तो आपका कैसा है, नॉन पोलर है। ठीक है, तो ऑर्थो डाइक्लोर दोबारा से देख लेते हैं। देखिए ये आपने एक बार, चलो लास्ट में एक बार दोबारा आएगा एग्जांपल, क्योंकि उसमें एक चीज और पढ़नी है अभी आपको। चलिए
तो सिग्निफिकेंस नंबर 5 तक हो गया हमारा। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन दिया गया हम लोगों को, वो क्वेश्चन क्या है ढंग से देखना। वो क्वेश्चन क्या है, और मैं 99% श्योर हूं कि वो क्वेश्चन आपसे फर्स्ट टर्म एग्जाम में भी सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है भाई, क्वेश्चन ये है कि आउट ऑफ NH3 and NF3 which is more polar and why? हर दूसरी साल ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड वाई? NH3 और NF3 में से आपको बताना है कौन सा ज्यादा पोलर होगा और ऐसा क्यों। ठीक है, चलिए तो देखिए, आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में, किसी के बारे में कुछ बताना हो तो पहले आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। मैंने वेस्पर थ्योरी से आपको सिखाए हैं, वेस्पर थ्योरी से सीख लिया हो तो एक बार NH3 का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनेगा। ये इस तरह से NH3 का स्ट्रक्चर बनेगा, ये लॉन पेयर। ठीक है, जब आप NF3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो भी सेम इसी तरह से बनेगा, सेम स्ट्रक्चर होगा। ठीक, अब पूछा गया कि दोनों में से कौन ज्यादा पोलर, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाते हैं भाई, है ना। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पे आओ। हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर। यहां पर भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर, यहां पर भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर। और लॉन पेयर जो होगा, एक बात याद रखना, लॉन पेयर भी हमेशा कुछ डाइपोल मोमेंट देता है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, lone pair of electron भी कुछ डाइपोल मोमेंट देता है। ठीक है, कुछ डाइपोल मोमेंट देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो हम तो भैया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ जा रहे हैं, तो लोन पेयर भी कुछ डाइपोल मोमेंट देता है। चलिए यही बात करें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की NF3 की। देखिए ये देखिए, अब ये किस तरफ गया, ऊपर की तरफ। सबने स्ट्रक्चर बना लिया हो तो मैं एक बार स्क्रीन ऑफ कर रहा हूं, शेयरिंग भी रोक रहा हूं। चलिए मैं अभिनव जी से पूछना चाहूंगा, अभिनव जी। अभिनव जी यस सर। बोलिए अभिनव जी, आपने स्ट्रक्चर बना लिया? यस सर। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शंस बना ली? यस सर। तो आप मेरे को ये बताइए कि इनमें से आपको कौन सा ज्यादा पोलर लग रहा है? कुछ तो डिफरेंस होगा अमोनिया के और NF3 के स्ट्रक्चर के डाइपोल्स। सर अमोनिया ज्यादा पोलर है। हाँ अमोनिया ज्यादा पोलर है। क्यों ज्यादा पोलर? क्योंकि उसमें सारे सर जो डायरेक्शन डाइपोल्स सेम है हैं, डाइपोल मोमेंट की। उसमें सारे जो डाइपोल्स हैं वो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। किस तरफ इशारा कर रहे हैं? ऊपर की तरफ। और हम लोग बात करें दूसरे की NF3 की, तो उसमें लॉन पेयर वाले से अपोजिट हो गया, बाकी सब नीचे की तरफ जा रहे हैं, लॉन पेयर किस तरफ जा रहे हैं? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो NH3 जो है वो ज्यादा पोलर होगा। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस से। अब ये देख लेना एक चीज, देखो भैया, लास्ट सेशन में एक बार ग्रुप में बोल देना, गुड़िया अभी मैसेज कर देना, लास्ट सेशन में जो बच्चे थे इस सेशन में जो प्रेजेंट रहेंगे और इसके बाद जो सेशन होगा, एक सेशन और होगा अभी कंटिन्यू, इसके बाद जो सेशन होगा, अब नहीं ना वृंदा, आप मेरे को परमिशन दे दीजिए शेयर स्क्रीन की। ठीक है,
बना दिया मैंने। तो इस सेशन के बाद जो बच्चा प्रेजेंट रहेगा, इस सेशन के बाद भी जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें ही प्रेजेंट माना जाएगा, 3 सेशन जो कंप्लीट ले लेगा। ठीक है, काफी दिन हो गए आपको मौज मारते नेटवर्क इशू, अब वो नेटवर्क इशू नहीं है। ठीक है भाई, तो आज अपनी क्लास लो ढंग से। आज अब कहता है NH3 और NF3 में से हम लोग देखें, देखो ये सारे ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इस रिजल्टेंट किधर गया, ऊपर गया। इसमें रिजल्टेंट तो नीचे की तरफ आएगा, मान गए ये बात। इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। डाइपोल मोमेंट 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ऊपर F हो जाता तो डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता, लेकिन ऊपर लोन पेयर है तो इतना कैंसिल नहीं कर पाया। इसका म्यू 0 नहीं होगा, दोनों का ही म्यू 0 नहीं होगा, लेकिन अमोनिया ज्यादा पोलर होगा NF3 से। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, डाइपोल मोमेंट बोले या पोलैरिटी बोले ऑफ अमोनिया इज हायर देन, सॉरी इज नहीं, विल बी हायर देन किससे, NF3 से। क्यों, बिकॉज इन NF3 lone pair is in opposite direction, क्योंकि NF3 में लोन पेयर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, which decreases the dipole moment, which decreases the dipole moment। ठीक है, अगर वही बात अमोनिया की करें तो अमोनिया में सारे एक तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए अमोनिया में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगले एग्जांपल पर आते हैं। अगला एग्जांपल है CH4 एंड CHCl3। CHCl3 मैं पीछे बना चुका हूं, CH4 एक बार बना के दिखा देता हूं। सॉरी, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, 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 डायरेक्शन कैंसिल हो गई, 3 ऊपर की तरफ जा रही है, 1 नीचे की तरफ, सारे सेम है, तो म्यू कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कैसा मॉलिक्यूल हो गया, ये नॉन पोलर हो गया। ठीक, एक एग्जांपल और ले लेता हूं, BF3। अब BF3 का स्ट्रक्चर जब आप वेस्पर थ्योरी के हिसाब से बनाओगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। मैंने आपकी बुक में जो भी एग्जांपल थे या आपसे एग्जाम में जो एग्जांपल पूछे जा सकते हैं, मैंने वो सारे एग्जांपल ले लिए हैं, आपको कोई और एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है। BF3 बोरोन से फ्लोरीन, बोरोन से फ्लोरीन, बोरोन से फ्लोरीन, यहाँ पर भी डायरेक्शन कैंसिल हो गई, डायरेक्शन कैंसिल हो गई, जिसका मतलब इसका भी म्यू जो है वो 0 हो जाएगा, और म्यू 0 होते ये भी कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है इसकी 6th एप्लीकेशन की। 6th एप्लीकेशन क्या है, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। देखिए, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो आप पढ़ रहे हैं ना वो कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ रहे हो, तो कोवलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर, पीछे भी आपने एक फॉर्मूला लिखा था परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर के लिए, हेने एंड स्मिथ इक्वेशन और ये पॉलिंग इक्वेशन ये आपने लिखी थी। परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर का यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ डाइपोल मोमेंट एक फॉर्मूला लिखता हूं मैं। वो फॉर्मूला क्या है, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू आयोनिक इनटू 100, ये परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, ये परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला है। ओके, अब कहता है, देखिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है कैलकुलेट परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ऑफ HCl गिवन दैट
given that mu observed मतलब डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व 1.03 d मतलब डिवाइड and bond length is 1.275 एंगस्ट्रोम और बॉन्ड लेंथ कितनी है 1.275 एंगस्ट्रोम है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन में जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं वो लिखते हैं। सबसे पहले मेरे को दिया गया इस क्वेश्चन में, मेरे को बता दिया उसने कि म्यू ऑब्जर्व्ड जो है उसकी वैल्यू है 1.03 डिवाई का मतलब याद हो कि डिवाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर। ठीक, अब अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो आपको म्यू आयनिक निकालना चाहिए, आना चाहिए, तो म्यू आयनिक आपको हमेशा निकालना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है डाइपोल मोमेंट का, Q इंटू डी, ठीक है। Q की वैल्यू तो पता है, देखो ESU में चार्ज की वैल्यू 4.8 इंटू 10 की पावर -10। डिस्टेंस देखिए आपको कितनी दी गई है 1.275 एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम को अगर आप खोलोगे तो 1.275 एंगस्ट्रोम की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -10 मीटर, लेकिन मेरे को तो किसमें चाहिए सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1.275 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो मैंने डी की वैल्यू भी लिख दी, डी की वैल्यू क्या हो गई 1.275 इंटू 10 की पावर -8, और ये किसमें थी ESU में, ये किसमें थी सेंटीमीटर में, तो क्या आया ESU सेंटीमीटर। ठीक, आगे जब आप इसको सोल्व करोगे तो 4.8 इंटू 1.275, इनमें देखिए 10 की पावर -10, 10 की पावर -8 पावर जुड़ जाएंगी तो कितनी आ जाएगी 10 की पावर -18 आ जाएगा। ESU, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है मेरे हिसाब से, ESU सेंटीमीटर, ठीक है। और 10 की पावर सेंटीमीटर की जगह पर मैं लिख सकता हूं 1.275, अब सीधा परसेंटेज आयन कैरेक्टर क्या होगा, म्यू ऑब्जर्व्ड कितनी थी 1.03 डिवाइड बाय म्यू आयनिक कितनी है 4.8 इंटू 1.275 इंटू कितना 100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 16.83%। 16.83% ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, या मैं लिखता हूं, आप एक बार ट्राई करना, फिर उसके बाद हम लोग अगले सेशन में टाइम जब बचेगा तब उसको कर लेंगे, एक बार मेरे को रिमाइंड करा देना, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या है, बॉन्ड लेंथ दी गई है 1.654 एंगस्ट्रोम और म्यू ऑब्जर्व्ड जो है वो आपको दिया गया 1.45 डिवाई, ठीक है। आपको बोला गया कि भैया आप इसका परसेंटेज आयोनिक निकालिए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट म्यू ऑब्जर्व्ड जो है वो आपको दिया गया ऑफ लिथियम हाइड्राइड LiH का 1.964 इंटू 10 की पावर -29 कूलाम मीटर, ये कूलाम है COULOMB कूलाम मीटर, ठीक। बॉन्ड लेंथ दी गई
1.596 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, परसेंटेज आयोनिक निकालना है। तो अब इसमें चेंज क्या आया? इसमें चेंज ये आया बेटा कि जब आप म्यू आयोनिक निकालेंगे ना, तो वहां पर आपको चार्ज जो लेना है वो कूलाम में लेना है, और कूलाम में चार्ज की वैल्यू जो होती है वो आपको लेनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, और लेंथ जो है वो किस में लेनी है? मीटर में लेनी है, आपके पास एंगस्ट्रॉम में दी गई है। ठीक, मैं आपको आंसर बता देता हूं, फिर भी मैं आपके पास सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 18.3% और यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 76.9%। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो है, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चार्ज। कितना टाइम बचा हुआ है भाई? सर 2 मिनट्स। कितना टाइम बचा हुआ है? 2 मिनट सर, 2 मिनट्स। 2 मिनट्स बचे हैं, दोबारा से ज्वाइन करना है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है भाई, आशीष जांगड़ा जी, जब आप दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करेंगे तब बोलना कौन सा क्वेश्चन। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चार्ज on each atom in HBr molecule given that dipole moment 0.785 and bond length 1.41 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं, फ्रैक्शनल चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है Q अपॉन E। ठीक है, Q मतलब जिसके जैसे आपको डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दी गई है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू डी, तो यहाँ से आप Q निकालना, D आपको दे ही रखा है, और Q की वैल्यू यहाँ रख देना। E की वैल्यू होगी ESU में 4.8 × 10 की पावर -10, ये आपको बता रहा है। ठीक है, स्क्रीन क्वेश्चन लिख लिया होगा सबने, आई थिंक लिख लिया सबने। ठीक है, अब थर्ड सेशन में मैं चीज करूंगा कि मैं आप लोगों को परमिशन देके रखूंगा बोलने की। ठीक है भाई, सेकंड सेशन की फोटो ले लेते हैं। दोबारा से ले लेते हैं, कोई बच्चा इधर उधर हो। ठीक है भाई, ओके। वृंदा, मीटिंग स्टॉप करके दोबारा से ज्वाइन करें। चलो, ओनली वन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, अगर सिर्फ एक ही बॉन्ड मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, then the bond moment will equal to the resultant dipole moment of a molecule। तो जो बॉन्ड मोमेंट होगी वो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट के बराबर होगी। ठीक है, बट इन केस ऑफ मोर देन वन बॉन्ड, लेकिन अगर एक से ज्यादा बॉन्ड प्रेजेंट है, बट इन केस ऑफ मोर देन वन, अब नहीं आ रही नितेश, झूठ मत बोल। सर वॉइस कट रही है। यस सर, कट रही है सर। यस सर। सर झूठ नहीं बोल रहा सर को सर मैं। रुक जा, मैं देख लेता हूँ। ठीक नहीं भाई, है। मेरी तरफ से बिल्कुल बैंडविड्थ बिल्कुल। वृंदा क्लियर है ना? यस सर। बिल्कुल क्लियर है सर। सर अब आ रही सर, क्लियर सर, अब आ रही है। है सर, क्लियर। तो वीडियो ऑफ कर ले Yes, अपना सारा, अब- वीडियो ऑफ कर लो सभी। हाँ, अब क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। पहले भी क्लियर थी।
हाँ ये मैं बता रहा ना गुड़िया, ये जानबूझ के कलाकारी कर रहे हैं। और मैं एक मिनट लगेगी मेरे को उस ऑप्शन में जाने में, फिर आप कहते रहोगे सर जी नहीं मानी आपने हमारी बात। कंटिन्यू कर दो। कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं, बट इन केस ऑफ मोर देन वन बॉन्ड, अब जिसको नेटवर्क, जिसको आवाज ब्रेक होना वो मीटिंग लीव करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं बाद में जब रिकॉर्डिंग करूंगा ना तो मैं देख लूंगा उसमें आवाज ब्रेक हुई थी या नहीं हुई थी, उसमें क्लियर पता चल जाएगा। बट इन केस ऑफ मोर देन वन बॉन्ड, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है, resultant dipole moment will be equal to vector sum of all bond moment। सभी बॉन्ड मूवमेंट का वेक्टर सम होगा अगर बॉन्ड्स ज्यादा हैं। बॉन्ड्स अगर ज्यादा हैं, अगर एक ही बॉन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बॉन्ड ज्यादा हैं तो वहां पर जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आप निकालोगे, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है म्यू आर। तो जो आप रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालोगे वो वेक्टर सम होगा सभी डाइपोल मोमेंट का, जैसे म्यू वन प्लस म्यू टू। मान लीजिए 3 बॉन्ड थी तो म्यू वन प्लस म्यू टू प्लस म्यू थ्री। 3 बॉन्ड थी, एक की डाइपोल मोमेंट म्यू वन, एक की डाइपोल मोमेंट म्यू टू, एक की डाइपोल मोमेंट म्यू थ्री। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, म्यू आर इक्वल्स टू, म्यू आर मतलब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू म्यू वन प्लस म्यू टू प्लस म्यू थ्री, और अगर आगे और भी हैं तो प्लस एंड सो। ठीक, अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, उससे मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। क्या है वो एग्जांपल, ए और ये बी और ये बी, ये इस तरह से दिया गया आपको, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको एंगल बता दिया, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा का एंगल है, ठीक है। इसकी डाइपोल मोमेंट आपको बता दी कि इसकी डाइपोल मोमेंट है म्यू वन और इसकी डाइपोल मोमेंट है म्यू टू। तो जो आप रिजल्टेंट निकालोगे, रिजल्टेंट कहां जाके आएगा, बीच में, ठीक है। तो जो आप रिजल्टेंट निकालोगे म्यू आर इक्वल्स टू, बहुत बोल रहे थे ना, मैं पूछता हूं आपसे, म्यू आर इक्वल्स टू म्यू वन प्लस म्यू टू। चलिए ठीक है, म्यू आर इक्वल्स टू म्यू वन प्लस म्यू टू। हिमांशी यादव जी आप क्लास में हैं? जी सर। तो म्यू आर का मैग्नीट्यूड निकालना है हिमांशी, बताइए क्या फॉर्मूला होगा। तो सर अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर। म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर, बस। सर प्लस कोस थीटा प्लस टू, नो सर, म्यू वन सर, म्यू सॉरी सर, म्यू वन म्यू टू कोस थीटा। टू म्यू वन म्यू टू कोस थीटा, ठीक है भाई। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप लोग सब नॉन मेडिकल के मैथ के स्टूडेंट हैं, मैं यहाँ पर एक बात बोल रहा हूँ और मैं आपसे पूछूंगा, उस बात को मेरे को जवाब देना। अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, खासकर वो बच्चे जो मैथ में काफी अच्छे मार्क्स लिए बैठे हैं, थीटा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो कोस थीटा की वैल्यू, सुमित राही जी, कम होती चली जाएगी या बढ़ती चली जाएगी? सर कम होती जाएगी। कम होती जाएगी। और मैं कह रहा हूं अगर थीटा की वैल्यू कम हो गई तो आप क्लियरली देखिए, अगर थीटा की वैल्यू कम हो गई तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। कई बार पेपर में सिर्फ यही पूछ लेता है कि थीटा बढ़ रहा है तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट पर ये फर्क पड़ेगा कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है भाई। आप लोग चेक कर सकते हो जो आपने लिया था
ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन पीछे लिया था, एक लिया था आ रहा हूं मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और एक लिया था पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक, आप इन दोनों बॉन्ड्स में एंगल देखिए, इन दोनों बॉन्ड्स में जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। इन दोनों बॉन्ड्स में जो एंगल, इन दोनों मॉलिक्यूल में जो एंगल है वो कितने का है? 120 डिग्री का है। इन दोनों में जो एंगल है वो कितने का है? 180 का है। ठीक, अब देखिए cos थीटा बढ़ता चला गया, cos थीटा बढ़ता चला गया तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। पीछे मैंने बताया था ऑर्थो का सब ज्यादा, उसके बाद मेटा का, उसके बाद पैरा का। ठीक, ये आंसर भी हो गया। ठीक है, ओके, आज के लास्ट चीज पर आते हैं, खुश हो जाओ सारे। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। इफ डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन, ये है क्लोरोबेंजीन, ठीक, इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपको दे दी इज 1.5 d, कितनी दी? 1.5 d। देन कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ फॉलोइंग। फॉलोइंग क्या? अगर क्लोरोबेंजीन की पता है तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन की बताओ। क्लोरोबेंजीन की पता है तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन की बताओ। क्लोरोबेंजीन की पता है तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की बताओ। क्लोरोबेंजीन की पता है तो 135 ट्राइक्लोरोबेंजीन की बताओ। इनमें से कोई एक मैं करवा देता हूं, मैं मान लीजिए ये करवा, सबसे पहला सबसे आसान, मुश्किल छोड़ दिया आपके लिए, है ना? कितना बेकार मास्टर है, सबसे इजी अपने आप ले लिया और मुश्किल हमारे लिए छोड़ दिया, है ना भाई? सही कह रहा हूं ना गुड़िया? नो सर। चलो अब देखिए भाई, इनमें एंगल मैंने अभी बताया कितने का एंगल है? ये 60 डिग्री का है। ठीक है, मान लीजिए मैं कहता हूं इसकी डाइपोल मोमेंट म्यू है, इसकी डाइपोल मोमेंट भी म्यू है, तो म्यू आर जो आप लोग लिखेंगे, अभी आपने फॉर्मूला लिखा कि म्यू आर किसके बराबर हो जाएगा? म्यू वन स्क्वायर। तो यहाँ पर तो म्यू वन स्क्वायर क्या है? म्यू ही है, प्लस म्यू वन स्क्वायर, ये भी म्यू ही है, प्लस 2 म्यू वन म्यू टू, ये क्या हो जाएगा? 2 म्यू स्क्वायर कोस 60 डिग्री। खुशी रावत, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? खुशी रावत, सर 1/2 2 तो म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 म्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि क्या आया? √3 म्यू बाहर आ जाएगा। अब म्यू की वैल्यू आपको बताई गई है, ऊपर देखो क्लोरोबेंजीन की, भाई एक ये एक क्लोरो है ना, एक की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है? 1.5, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बाकी इन तीनों की निकालनी है, नहीं निकले तो मेरे से निकलवा लेना। चलो मैं आपकी फैसिलिटी के लिए मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ। देव कितनी देर क्लास ली मैंने? 12 मिनट। 12 मिनट नहीं रुक पा रहे थे आप लोग। ठीक है, अब वीडियो ऑन कर लें एक बार सारे। अब तो सबको आवाज साफ सुन रही होगी? यस सर। हाँ देखा, क्लास ओवर होने का टाइम आते ही सबको आवाज साफ सुनने लग जाती है, और जब क्लास चल रही होती है, जब तक, खास कर कि कई बच्चों को तो बहुत प्रॉब्लम होती है नेटवर्क की, सर नेटवर्क इशू, सर नेटवर्क इशू, सर नेटवर्क इशू। हिमांशी तेरे फोन की बैटरी भी बच गई है, देख ले। सर 5%।
तो भाई मैं आप लोगों की फैसिलिटी के लिए सिर्फ एक ही काम कर सकता हूं, और वो काम ये है कि एक सेशन मतलब 2 सेशन आपके 1 बजे से 2 बजे के बीच में रख लेते हैं, 1:30 बजे के करीब, ठीक है, और 2 सेशन आपके नाइट में रख लेते हैं 8 बजे के करीब। सर नाइट में मत सर रखो। 4 सेशन हो गए तो नाइट में कहाँ जाओगे? बढ़िया है सर पापा, नाइट में नाइट सही है पढ़ रहे हो हैं सर, भाई? नाइट में नाइट में सही है। चाहिए। सर Yes, चारों sir. नाइट में रख लो। चारों नाइट में रख लो। तो ये कौन बोल रहा? ओ हाँ, सर। सर भाई है 4 ना, नाइट की सही है। नाइट में आराम से हो जाएंगे 10 से 2 12। सेशन, ना आप लोग बोर होंगे ना और कोई दिक्कत। 2 सेशन आराम, 2 सेशन तो आराम से हर सब्जेक्ट के कर ही रहे हैं, ठीक है? यस सर। हाँ, तो 2 सेशन हम लोग 1:30 बजे के करीब रख लेंगे, और 2 सेशन हम लोग, भाई मेरी स्पीड बच्चा एक्चुअल में है काफी धीरे, मेरे जल्दी जल्दी काम नहीं होगा, फिर मैं जल्दी जल्दी खिंचवाऊंगा, फिर आप लोग कहोगे सर ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया। तो उसकी बजाय धीरे धीरे चलें। सेशन घर पे बैठ के पढ़ना है यार, बिस्तरों में बैठे बैठे, बेड पे बैठे बैठे फोन ऑन करना है, एक कॉपी साथ में लेके बैठना है। कोई ऐसा तो है नहीं कहीं बाहर जाना है भाई क्लास लेने, हैं? दिमाग में तो चलाना होता है। दिमाग खुशी ऑटोमेटिक चल जाएगा। अब तू बता, तूने डाइपोल मोमेंट पढ़ा है, इसको रिवाइज करने में तेरे को कितना टाइम लगेगा? तू खुद बता दे खुशी रावत, पूछ रहा हूं मैं। सर आधा घंटा लगेगा। फिर आधा घंटा नहीं है, 24 के 24 घंटे तुम्हारे हैं। जहां 12 घंटे सोते हो वहां 10 घंटे सो लो। तो पहली 6 घंटे सो। ठीक है ना भाई? तो जो ऐसे ये कहें कि भाई चारों सेशन सर दिन में ही ले लो लगातार, तो पहले वो हम इंप्रेशन दे दें, पहले उनकी डिमांड देख लेते हैं कितने हैं। एक भी नहीं है जो दिन में ही कह रहा हूँ कि दिन में चारों सेशन। एक अवनीश है, अवनीश विशिष्ट मिश्रा, ये और हाँ आशीष झंडा, वृंदा, ये कहती है कि दिन में ले लो सर 4 सेशन, आपने भी यही कही है। ओके, कभी भी ले लो। अब कहते हैं, बात आते हैं उनकी जो ये कहते हैं सर सर 2 दिन में ले लो सर। 2 सेशन मॉर्निंग 2 सेशन इवनिंग, वो बच्चा कौन कौन है? खुशी रावत मेजोरिटी उसकी ज्यादा है, 2 सेशन इवनिंग 2 सेशन मॉर्निंग। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्षितिज राय जी कभी कुछ बोल लिया करो सर बच्चा। कभी ले लो। सर टाइमिंग यही क्या टाइम सर होगा सही था सर। ये भाई 1:30 टाइमिंग जो होगा ना वो में। जैसे ये सेशन होगा ना 1:30 बजे का, उसी टाइम आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि आप देखो मैं आपकी क्लास लेने के बाद अब जाके सोच जाऊंगा थोड़ी देर में आराम से, फिर शाम को मेरी आंख जब खुलेगी जब मैं अपना आराम से। ठीक है भाई? ओ हिमांशी का फेस एक्सप्रेशन देखो, पूरा मुंह फाड़ दिया। ठीक है, सर आज भी लोगे क्या शाम को क्लास? क्या कह रही खुशी? आज नहीं है, आज नहीं है, कल से। आज तो हो गए ना सेशन, 3 सेशन हो गए। लो भाई आशीष जांगड़ा जी लीव करो, आशीष जांगड़ा जी लीव कीजिए। अरे लीव कर लो भाई, 1 बाय 1 मैं देख रहा हूं।